नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं दबंग मेल न्यूज़ चैनल और मैं आपका दोस्त इमरान रज़ा। आज में मौजूद हैं वसीम गाजी जी के पास, जो कि समाजवादी पार्टी के काफ़ी सीनियर लीडर हैं। और आज हम इनसे बात करेंगे कि आए दिन जब भी चुनाव का मौसम आता है, तो नेताओं के घर पे ईडी के सम्मन पहुंचते हैं, रेड पहुंचते हैं, कहीं सीबीआई छापे मारने पहुंच जाती है। आखिर क्या है पूरा मामला? आइए आज इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपका शुक्रिया। तो बताइए, जो चुनाव के मौसम में रेड की जो बातें होती है, अभी मौजूदा हालत में ईडी का रेड की जो सम्मन के ईडी का जो सम्मन पहुंचा है केजरीवाल के घर पे, क्या कहेंगे इसको लेकर के? देखिए, सवाल ईडी का या सीबीआई का या करप्शन का नहीं है। मैंने बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम किया, वीपी सिंह साहब के साथ, चंद्रशेखर साहब के साथ, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी। हमें एक उसूल बना लेना चाहिए ज़िंदगी में कि अगर हमें सियासत में आना है, राजनीति में आना है, तो इसको एक पवित्र रिश्ते को समझते हुए हमें 1 रुपये का भी भ्रष्टाचार नहीं करना है। हमें आवाम की खिदमत करनी है, हमें देश को आगे बढ़ाना है। तो दुनिया की कोई भी ताकत हो, नरेंद्र मोदी हो, सीबीआई हो, ईडी हो, सुप्रीम कोर्ट है, अगर आप ईमानदार हैं तो कोई भी इलेक्शन हो या ना हो, आपके दरवाजे तक नहीं आ सकता। मनमोहन सिंह के दरवाजे तक लोग क्यों नहीं गए? वीपी सिंह के इतना बड़ा उन्होंने जो है जनाब कन्फ्रंटेशन किया राजीव गांधी से कि उन्होंने अमिताभ बच्चन को गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया था, और इतनी बड़ी जंग चली तो वीपी सिंह के यहाँ की ईडी क्यों नहीं पहुंची? चंद्रशेखर साहब के यहाँ क्यों नहीं पहुंची? तो ये देखिए क्या हो गया, पिछले 20-25 साल से सियासी लोग इतने भ्रष्ट हो गए हैं, इतने बेईमान हो गए हैं कि आज आप किसी को भी देख लीजिए, आज केजरीवाल का नंबर है, लालू प्रसाद, तेजस्वी, मुलायम सिंह और आपकी मायावती, और तेलंगाना के जो हमारे चंद्रशेखर राव हैं उनकी बेटी कविता, और अजीत पवार तो अब चूँकि वो वॉशिंग मशीन से धुल दिए गए। तो सवाल ये है कि आप एक उसूल बना लीजिए कि हम सियासत में ईमानदार रहेंगे। ईडी क्या करेगी? ईडी मेरे यहाँ भी आई है, सीबीआई मेरे यहाँ भी आई है, लेकिन हम चूँकि हमने ये शपथ ली हुई है कि हम ईमानदारी का जीवन व्यतीत करेंगे, तो ये सीबीआई, हाँ, इस बात की मैं मजम्मत करता हूँ कि अन्ना हजारे जो है, ये देखिए किस्सा क्या है केजरीवाल का। अन्ना हजारे को आरएसएस ने प्रोजेक्ट किया कांग्रेस को ख़त्म करने के लिए, और ये तय हुआ कि साहब पूरे इंडिया में तो बीजेपी आएगी और दिल्ली में केजरीवाल आएंगे। हुआ क्या कि अब केजरीवाल इतने मजबूत हो गए कि अब वो बीजेपी को भी डस गए। तो अब केजरीवाल को आरएसएस इसलिए थोड़ी लाई थी कि आप बीजेपी से भी बड़े हो जाएंगे। तो ये जो जड़ में जो समस्या है वो तो ये है। अब रह गई कि शराब का घोटाला है, या तो आपने अभी जल बोर्ड का घोटाला बताया। तो देखिए, मेरी अपनी राय है कि कोई भी आज हिंदुस्तान में आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, कोई काम हमारे जैसे आदमी का जब तक नहीं होता जब तक हम जो है उनको रिश्वत ना दें। अब ये कि साहब होना क्या चाहिए, मुद्दा ये है। तो मेरी राय ये है कि कोई भी अगर घोटाला पकड़ा जाता है तो पहले उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, उस पर चार्जशीट तैयार करके कोर्ट में दाखिल कर देनी चाहिए। अरेस्ट करना जो है वो गलत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बड़े से बड़े केस में भी अगर किसी को अरेस्ट करने से बचा जा सकता है तो हमें बचना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है, देश की बड़ी हानि हो रही है। कोई जेल में जा रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है हिंदुस्तान में, लोग डर रहे हैं, ऑफिसर डर रहे हैं। अब जो अच्छे काम ईमानदार लोग हैं वो भी काम करने में डर रहे हैं। सारे देश का भट्टा बैठा पड़ा है, किसी को नहीं पता कि कब जो है ईडी आ जाए, कब सीबीआई आ जाए। तो मेरी राय ये है कि जैसे शराब का घोटाला एक ले लिया जाए, या जितने भी घोटाले हैं, और उन पे जो है वो एक जो जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ईडी है, सीबीआई है, वो इन्वेस्टिगेशन करें और उसके बाद चार्जशीट फाइल कर दें। अब उसमें सज़ा होनी है तो सज़ा हो जाएगी, उनको बरी होना है तो बरी हो जाएंगे। अब ईडी का जो 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 मैंने ईडी के बारे में मुझे नॉलेज थी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का काम ये था कि अगर किसी ने विदेशी मुद्रा का आदान प्रदान किया है, इधर से उधर भेजी है या उधर से इधर भेजी है, और उसमें आपको याद होगा कि बहुत सारे घोटाले हुए थे उस वक्त, जिसमें मदन लाल खुराना साहब का भी नाम आया था और भी लोगों का नाम आया था। तो
तो अब ईडी को मैं समझता हूँ कि ये पावर सुप्रीम कोर्ट ने दी है या संविधान ने दी है कि वो हर चीज़ में जो है उनका दखल बढ़ गया है। तो मैं ये प्रधानमंत्री साहब से और सुप्रीम कोर्ट के जज साहब से दरख्वास्त करूँगा कि इसमें अरेस्ट से बचा जाए और इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो जाए। पता लगा आप साहब 2 साल जेल में रह गए और आप उसके बाद बरी हो गए, तो वो जो 2 साल थे, जैसे मनीष सिसोदिया हैं, उनके अगर वो 2 साल अंदर रह गए तो वो 2 साल मनीष सिसोदिया के नहीं है, वो दिल्ली की जनता के 2 साल बर्बाद होंगे। तो इसलिए जो है अरेस्ट से बचा जाए, इंक्वायरी हो, और अगर कोई भी आदमी ने 1 रुपए का भी घोटाला किया है तो संविधान और कानून के मुताबिक उसको सजा मिलनी चाहिए। आखिर क्या कारण है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए ही ये पार्टी बनाई गई थी? अन्ना आंदोलन से इस पार्टी का उदय हुआ था और आज तीसरी बार दिल्ली में सरकार बनाकर ये पार्टी बैठी है। आरोप में आम आदमी पार्टी के ही मंत्री और विधायक पे सबसे ज्यादा आरोप लग रहा है भ्रष्टाचार के। क्या कारण रहा इसका? देखिए, चावन लाई जो चाइना के प्रेसिडेंट थे उन्होंने कहा था पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। ये तो जो इक़्तिदार में आएगा बेईमान होगा और जो ज़्यादा ताकत से आएगा वो ज़्यादा बेईमान होगा। सत्ता का और बेईमानी का, भ्रष्टाचार का बहुत ही ये दो सगे भाई हैं। ये इक़्तिदार में अगर आप रहेंगे तो आपको बहुत ही या तो आपकी शख्सी, आप गांधी हों, शास्त्री हों, जवाहरलाल नेहरू हों, पटेल हों, कि जो आप बेईमानी की तरफ जो है सोचें ही नहीं, आपकी सोच ही ना हो। लेकिन अब तो देखिए ऐसा है कि ये तो सब दिखावा था केजरीवाल का कि हम आएंगे और हम एक नया सिस्टम लाएंगे और हम जो है वो, पहली बात तो जितने भी लोग जो हम लोग जो आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं, किसी एक को उन्होंने टिकट नहीं दिया। सारे लोग पता नहीं कहाँ से बेईमान उचक के उठाई गिरे उठा के ले आए और उनको जनाब टिकट दे दिया। आप ओखले में देख लीजिए अमानतुल्लाह साहब का, इनका क्या बैकग्राउंड है। और मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ जो अपने शास्त्री जी थे, उनके बेटे या पोते थे, उनको जो है द्वारका से टिकट मिला था, अब वो अमेरिका से छोड़ के आए, वो जीत गए। उनको ना कोई मंत्रालय मिला और ना दूसरी बार टिकट मिला। और जितने भी बेईमान जो थे वो केजरीवाल साहब ले आए। और ये तो देखिए ऐसा तो नहीं हो सकता कि खामोखा सत्येंद्र जैन जेल में है, खामोखा मनीष सिसोदिया जेल में। अगर इनके पास प्रमाण नहीं होता ईडी के पास तो 15 मिनट में इनको बेल होती। क्योंकि पवन खेड़ा को हुई थी कि नहीं बेल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में रात को, जब उनको जनाब अरेस्ट कर लिया गया था और पूरी आर्मी और फौज लगा के, तो सुप्रीम कोर्ट ने रात को सुनवाई करके उनको बेल दी कि भाई ये क्या है। अगर किसी ने किसी के खिलाफ बोल दिया, प्रधानमंत्री के खिलाफ भी बोल दिया, तो ये ऐसा क्राइम तो नहीं है कि आप उसको जो है फौरन अरेस्ट कर लेंगे। तो इसलिए देखिए ये लोग बेईमान तो कर ही रहे हैं, लेकिन सिर्फ यही लोग बेईमान कर रहे हैं। अभी अजीत पवार का क्या करेंगे आप? हैं, हज़ारों करोड़ का 4 दिन पहले मोदी जी ने कहा था कि साहब ये तो जो है एनसीपी जो है वो सबसे भ्रष्ट पार्टी है, और 1 हफ्ते के बाद आपने उनको ले लिया। तो देखिए भ्रष्टाचार तो बहुत ही खा जाएगा, देश को तबाह कर देगा। आप कहेंगे कैसे तबाह कर देगा? तो जो आदमी 1000 रुपये देता है ना भ्रष्टाचार के लिए, वो 1 लाख रुपए का चूना लगाता है सरकारी खजाने को। मैं आपको 10,000 रुपये जब भी तो रिश्वत दूंगा कि जब मैं सरकारी खजाने का 1 लाख रुपए लूटूंगा। और होगा क्या, हमारी इकोनॉमिक जो है ख़त्म हो जाएगी, और आज हो गई है। आज हमारी आबादी, अब जो मोदी जी बोलते हैं हम जो है 5 ट्रिलियन या 6 ट्रिलियन की भी इकोनॉमिक होगी तो भी हम फ़कीर रहेंगे, क्योंकि हमारी आबादी बहुत है। हमको अगर हम फर्स्ट इकोनॉमिक हो गए तब भी फ़कीर रहेंगे। हमें तो जम्मू साइज इकोनॉमिक चाहिए, क्योंकि हमारी आबादी 140 करोड़ है और टैक्स देने वाले 6 करोड़ हैं। तो हमारा खर्चा चलेगा क्या? जीएसटी से अभी 1,72,000 करोड़ रुपये आया है, वो तो हमारी सैलरियों में चला जाएगा। फौज की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, आपके जनाब मिलिट्री, पैरा मिलिट्री, पुलिस, उनकी सैलरी में ही ये पैसा चला जाएगा। तो हमको अगर अपनी देश की इकोनॉमिक को नंबर 1 बनाना है तो हमें कसम खानी पड़ेगी कि हम कभी भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। और अगर हम भ्रष्टाचार करते हैं तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा पाप होगा। और इसकी अगर कसम लोग नहीं खाएंगे और संस्कार लोग नहीं देंगे
तो ये भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा, बल्कि और एक काम हो जाएगा, जेलें और ऊपर ऊपर से भर जाएंगी। फिर ऐसा क्यों है कि बीजेपी की किसी विधायक, किसी सांसद या किसी मंत्री के घर ईडी का सम्मन नहीं पहुंचता है, सीबीआई नहीं पहुंचती है छापेमारी के लिए, मगर अपोजिशन में जितनी भी पार्टियां हैं इनके घर सीबीआई रेड करती है, सीबीआई ईडी का रेड होता है, उनके यहाँ नोटिस जाती है, उनको बुलाया जाता है। कुछ दिन पहले आपको पता है कि राहुल गांधी को भी ईडी का सम्मन गया था, राहुल गांधी को भी ईडी के सामने पेश होना पड़ा था। अपोजिशन को कमजोर करने की जो ये साजिश है, आखिर इस तरह की पॉलिटिक्स पिछले लंबे समय से आप राजनीति में हैं, आज तक इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं देखी गई, मगर ये जो अभी पिछले 8-10 सालों से जो पॉलिटिक्स हो रही है, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, ये क्या होता है कि हर दौर में जो नया इक़्तिदार और नए इक़्तिदार में लोग आते हैं, वो नए नए फार्मूले लेके आते हैं कि हम जो है 50 साल 25 साल तक राज करेंगे। और जहाँ तक बीजेपी की बात है, भ्रष्टाचार को तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि भ्रष्टाचार का तो आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो ही पता चलेगा। लेकिन आप देखिए, ब्रजभूषण वाला मामला हुआ, उसमें हमारी कितनी बच्चियाँ हैं, और वो भी जनाब हरियाणा की, यूपी की और दूसरे कितने दिनों तक यहाँ बैठी। और आज किसी के आप थाने में जाके आप जरा सा एक झूठा केस बता दीजिए कि साहब ये कोई लड़की जाके कहे कि मुझे जो है साहब वसीम गाजी साहब ने गलत तरीके से देखा, तो अभी पुलिस मेरे घर में आ जाएगी। उन्होंने कहा, और कई महीनों तक बैठी रही, कुछ नहीं हुआ ब्रजभूषण का। उसके बाद आप किसान बैठे रहे, 700-800 किसान मर गए, कुछ नहीं हुआ। किसानों के ऊपर जनाब वो गाड़ी चढ़ा दी गई थार, उसमें कुछ नहीं हुआ। तो देखिए, बीजेपी का तो मसला ये हो गया है कि आज की डेट में जो भी बीजेपी में है वो दूध का धुला हुआ है, वॉशिंग मशीन से उसको जो ड्राई क्लीन कर दिया गया है। लेकिन इसके जो परिणाम होंगे, अगर जिस दिन भी बीजेपी हारेगी या भाजपा नहीं रहेगी, तो ये जो अपोजिशन को एक नया हरबा दे गए हैं, एक नया जो इनको एक वो भी इसी रास्ते पे चलेंगे। ये बहुत खतरनाक है। मैं तो जनाब नरेंद्र मोदी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि सबको एक समान समझिए। अगर कोई भ्रष्ट है तो भ्रष्ट है, अगर कोई ईमानदार है तो ईमानदार है। आप राजा हैं, आप पूरे देश के मालिक हैं, आपको 150 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं, आपके लिए सब एक से होने चाहिए। और ख़ासतौर से आप ये भ्रष्टाचार की क्या बात कर रहे हैं? आप मणिपुर की बात कर लीजिए। आप ये बताइए कि जब से कौरव और पांडव की जंग हुई, सिर्फ इसलिए हो गई थी कि उन्होंने द्रौपदी के जो है उनके वस्त्र हरण करने की कोशिश की थी। भगवान कृष्ण आ गए थे, लेकिन आज तो वस्त्र हरण हो गया वहाँ पे मणिपुर में। बरहना जो है वो जनाब वो हमारी बेटियों को जो है सड़कों पे घुमाया जा रहा है, और उनके जो प्राइवेट अंग हैं उनके साथ जो है छेड़ाछाड़ी हो रही है। इसके बाद कोई एक्शन नहीं हुआ। और वो तो सीसीटीवी कैमरे पे जब आया तो वो आया, 1-2 लोग पकड़े गए, क्या हुआ हमें तो मालूम भी नहीं अब क्या हुआ। इस मामले में जो भी पत्रकार रिपोर्टिंग करने गए, जिन्होंने भी आवाज़ उठाई या जिन्होंने भी सवाल उठाया, तो उनके ऊपर तरह तरह के मुकदमे किए गए। कई सारे बड़े अखबारों के पत्रकार जो मणिपुर की रिपोर्टिंग करने गए थे, उन सभी के ऊपर भी कई सारे मुकदमे किए गए। यहाँ तक कि ऐसे ऐसे धाराओं में मुकदमे किए गए जिस धारा में बेल तक ना हो, तो उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा के, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उन लोगों को जेल नहीं भेजा गया, मगर सरकारें उन लोगों के ऊपर ऐसी ऐसी धाराओं में एफआईआर दर्ज की है कि ताकि मणिपुर की जो घटना है वो उजागर ना हो सके। और जिसपे मुख्य ये प्रधानमंत्री देश के प्रधान सेवक हैं, ये आज तक मणिपुर का हाल जानने नहीं गए, ना मणिपुर के बारे में इन्होंने कोई खोज खबर ली। इतनी बड़ी घटना के बाद भी प्रधानमंत्री मौन है, क्या कारण है? देखिए, ये जो हमारे पत्रकार हैं, ये तो सबसे ज्यादा देशभक्त हैं। ये कोई गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं जाते हैं, ये कोई गवर्नमेंट को तनकीद नहीं करते, ये तो गवर्नमेंट को फीडबैक देने के लिए जाते हैं। जहां सरकारी तंत्र नहीं पहुंच सकता, पत्रकार अपनी जान की बाजी लगा के वहां जाते हैं, फीडबैक देते हैं। अब एक पत्रकार, ये कब से शुरू हुआ, एक पत्रकार ने उत्तर प्रदेश में मिड डे मील में ये दिखा दिया कि बच्चे जो मिड डे मील में नमक से रोटी खा रहे हैं, तो उसको अरेस्ट कर दिया, उस पर पता नहीं कौन कौन सी धाराएं लगा दी। तो वो भाई उसके बच्चे थोड़ी थे पत्रकार के, वो तो मुख्यमंत्री जी को एक फीडबैक दे रहा था कि साहब आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं लेकिन बच्चों तक जो है वो नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि सरकार जो है, अगर पत्रकार फीडबैक नहीं देंगे, रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, तो जो खबरें आप तक पहुंचनी चाहिए वो आपके तक नहीं पहुंचेंगी, तो और देश का जो है और बर्बादी हो जाएगी।
क्योंकि ये पत्रकार भूखे रहकर हैं, इनके घरों में जाइए तो इनके घरों में बहुत ही माली हालत इनकी ख़राब होती है, इनके पास अच्छे इक्विपमेंट नहीं है। अब ट्रेनों में धक्का खाते हैं। अब बड़े बड़े जो गोदी मीडिया हैं 5 स्टार होटलों में रहते हैं, आज तक वाले, जी वाले, और पता नहीं क्या क्या बकवास वहाँ से करते रहते हैं। कोई अब सुनता भी नहीं, सबने बाइकाट भी कर रखा है। लेकिन जो असली पत्रकार हैं, जो आज हमारे सोशल मीडिया पे जो है नज़र आते हैं, वो बेचारे कहाँ कहाँ जाते हैं और उनको अंदर कर दोगे हैं। एक पत्रकार हाथरस जा रहा था, अगर वो हाथरस की सच्चाई बताता तो आपको फ़ायदा ही होता गवर्नमेंट को कि आप एक्शन लेते। उसको जनाब 2 साल तक जेल में रख दिया। तो ये तो देखिए पत्रकारों के साथ अन्याय हो रहा है। और आगे आने वाले टाइम में जो हमारे बेटे बेटियां बहुत ब्रिलियंट थे, जो पत्रकार बनना चाहते थे, तो उनको 2 ही ऑप्शन है, या तो गोदी मीडिया में चले जाओ और इक़्तिदार की गोद में बैठ जाओ, और या तो फिर अच्छी रिपोर्टिंग मत करो। तो इससे तो हमारा देश ऐसा ना हो साल 2 साल में अच्छे पत्रकारों से महरूम हो जाए, और जो पत्रकार अच्छी पत्रकारिता कर भी रहे हैं वो भी छोड़ दें कि भाई हमें जब जेल ही में जाना है, हमारे बच्चों को कौन देखेगा। एक तो वो ईमानदार लोग हैं, रिश्वत नहीं लेते, पैसा नहीं लेते, सरकार से विज्ञापन नहीं मिलते, और वो फिर भी मेहनत करके दे रहे हैं। तो ये तो मैं कहता हूँ हुकूमत को कि शर्म, बहुत ही शर्म की बात है। ऐसे पत्रकारों को तो सुप्रीम कोर्ट को फॉर एवर एक ऑर्डिनरी एक वो लाना चाहिए, इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए कि किसी भी पत्रकार को आप बगैर कोर्ट में कोजेंट रीजन दिए हुए आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। अभी हमारे साथ वरिष्ठ समाज सेवी और वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता वसीम गाजी साहब से खास बातचीत हो रही थी। इससे जुड़ी और भी तमाम खबरों को देखने और जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।